निसान ने कहा इजी स्विफ्ट, लेकिन कितना इजी रहा उसका यह स्विफ्ट, और क्या यह इजी स्विफ्ट कुछ और बेटर परफॉर्म करने के लिए निसान को हेल्प करेगा? सब कुछ समझते हैं और यह भी समझते हैं क्या रियली काम का डिसीजन था निसान का। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात समझे कि इजी स्विफ्ट है क्या। इजी स्विफ्ट है AMT ट्रांसमिशन सेटअप। हाँ, यह ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन ही है और यह हम ऑलरेडी इंडियन कई कारों में देख चुके हैं, चाहे वह आल्टो हो या फिर इनकी आने वाली रेडिगो में भी हमने इसे देखा है। मगर यहाँ पर कैसा काम कर रही है इसको समझते हैं। पहले थोड़ी बहुत बातें कार के बारे में कर लेते हैं। देखो, लुक्स मैग्नाइट का पहले भी शानदार था और अब भी उतना ही गुड लुकिंग लगता है। यानी ग्रिल अच्छी है, ये क्रोम का हिस्सा अच्छा लगता है देखने में, और नीचे भी आपको ये डिजाइन एलिमेंट बहुत कूल लगेगा। बड़ी सी आपको हेडलैम्प मिलते हैं जिनका लाइट का थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। नीचे यहाँ पर ये डिजाइन लाइट का अच्छा है, तो ओवरऑल लाइट की कमी आपको फील नहीं होगी। फ्रंट से देखने में कूल कह सकता हूं मैं, लेकिन साइड से काफी अच्छी है। वजह बताओ आपको, ये जो 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स डुअल टोन के साथ है, बड़े से स्क्वायरिश व्हील आर्च के साथ बढ़तर, बड़े, मस्कुलर और बॉक्सी बना देते हैं इस कार को। और शायद यही बॉक्सी होना ही इसका प्लस पॉइंट है कि यह इंडियंस को पसंद आ रही है। ORVM में इंडिकेटर के साथ साथ कैमरे का भी प्रोविजन है टॉप एंड वेरिएंट के साथ। और यहाँ पर निसान मैग्नाइट की बैजिंग मिलती है, बड़ा सा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। थम्स अप, इंडियंस को चाहिए क्या ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, वो उनको इसके साथ मिल जाता है। बेहतरीन स्कर्टिंग डुअल डिजाइन के साथ में, क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल, ग्लास एरिया रियली काफ़ी अच्छा और बड़ा भी है। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है। अफसोस कंपनी ने कोई सनरूफ का प्रोविजन ही नहीं दिया है। मुझे लगता है कंपनी को इसकी सेल इंक्रीज करने के लिए एक छोटी टिप दे रहा हूं, बेस वेरिएंट से ही सनरूफ दे दें, भले उसकी कीमत बढ़ा दें। फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा गारंटी के साथ। अगर बेस वेरिएंट से दिया तो यह गाड़ी धड़ल्ले से बिकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंडियंस को सनरूफ चाहिए और जेब में पैसे हैं नहीं। तो कम पैसे में अगर सनरूफ मिलेगी तो बल्ले बल्ले तो होगी, क्योंकि और कोई ब्रांड दे नहीं रहा है। एक्स्ट्रा पंच। चलो बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। बात की जाए तो शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर बड़ी साइज के हैं, दिखते हैं। वाइपर डिफॉगर भी मौजूद है। मैग्नाइट की बैजिंग और ऊपर निसान की बैजिंग मिलती है। टेल लैंप असेंबली काफ़ी अच्छी है, बड़ी सी है और ये ईगल नोज की याद दिलाती है। यहाँ पर आपको इजी स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है, जो बताता है कि यह AMT वाला वर्जन है। डुअल टोन बम्पर देखने में अच्छा लग रहा है पीछे से, और ये हिस्सा भी इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है और डिपार्चर एंगल भी इसका रीजनेबल गुड है। ओवरऑल पीछे से कूल। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वह है इसका बूट स्पेस। 300 कुछ लीटर का यह बूट स्पेस साइज में छोटा लगता है, लेकिन आप देख के चौंक जाएंगे। एक मेरा सूटकेस यहाँ पर मौजूद है और ये सूटकेस के बाद भी लेवल बराबर नहीं हो पाया है। यानी इस पर अभी एक और सूटकेस इस साइड और 2 ही सूटकेस इस साइड आ सकते हैं। यानी स्पेस मैनेजमेंट टॉप क्लास। 4 सूटकेस यानी बहुत बड़ी जगह है। भले यह चेक इन सूटकेस है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ 3 बड़े सूटकेस और 2 बैग रखने की बेहतरीन जगह है। यानी फैमिली आउटिंग के लिए परफेक्ट स्पेस मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और शायद ये भी एक बड़ा रीजन है मैग्नाइट की पॉपुलरिटी का।
आइए अब बात करें क्या क्या चेंज है इसके भीतर के हिस्से में। निसान इजी स्विफ्ट, हाँ उन्होंने इसे इजी स्विफ्ट नाम दिया है। अब नाम कितना सार्थक है, कितना उसमें कंट्रोवर्सी है, कितनी उसमें दिक्कतें हैं, ये सब बातें भी करेंगे और रियली कब कब इजी स्विफ्ट है ये भी बात करेंगे। तो फिर पहले ड्राइव को समझते हैं। पहली चीज, ये जो इजी स्विफ्ट सेटअप है यह नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑप्शन के साथ आता है। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की जो अच्छाइयाँ हैं वो इसके साथ मिलती है और जो कमियां हैं वो भी साथ में आती हैं। लेकिन पहले हमेशा की तरह विजिबिलिटी बहुत अच्छी, यानी मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। अब बात करें इससे राइड क्वालिटी की, अव्वल दर्जे की, बहुत अच्छी। सीटों का कंफर्ट से लेकर हर चीज़ राइड में जो जो शामिल है वो सब अच्छा है और मैं इसे आराम से 9 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। अब बात करें हैंडलिंग की। देखिए हैंडलिंग अच्छी तो है लेकिन बहुत अच्छी नहीं, थोड़ी थोड़ी सी शिकायतें हैं, थोड़ा सा बॉडी रोल भी है कुछ खास कंडीशन में, और इसलिए हैंडलिंग को मैं दूंगा 7, थोड़ा और बेटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टीयरिंग फीडबैक। स्टीयरिंग है टाइटर साइड पे ही, हालांकि जो बिल्कुल शुरुआत में स्टीयरिंग आया था उससे तो बेटर है आज की तारीख में, यानी कुछ इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं और वो इफेक्टिव भी है शायद कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो थोड़ा बेटर हुआ है। स्टीयरिंग का फीडबैक जो एक्यूरेसी है वह भी अच्छी ही है, मतलब उसको लेकर उतनी शिकायत नहीं, बस बहुत ज़्यादा स्मूथ स्टीयरिंग नहीं है खास कंडीशंस पर सिटी ड्राइविंग के हिसाब से, लेकिन अब बहुत बेहतर है। तो जो बेहतर किया गया है उसकी तारीफ बनती भी है। और ओवरऑल मैं कहूँ तो स्टीयरिंग को मैं 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। अब बात लगे हाथ आपसे इसके गियर बॉक्स की कर लेते हैं। देखिए देखने में नॉर्मल है, कोई ऐसा चेंज नहीं। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड सामने दिए गए हैं, कोई पार्किंग मोड नहीं मिलता है। इसके अलावा मैनुअल भी आप इसे यूँ शिफ्ट करके चला सकते हैं। गियर कम करना हो तो आप आगे कर सकते हैं, गियर बढ़ाने हो तो आप पीछे कर सकते हैं, बस इस तरह। और अगर आपको ऑटोमेटिक चलना है तो बस ऑटोमेटिक हो गया और कुछ नहीं करना है, यानी यह अच्छे से परफॉर्म करता है। कुछ फीचर्स भी इसके साथ अब आ रहे हैं, जैसे कि पुश स्टार्ट बटन है, यहाँ पर उन्होंने जगह छोड़ रखी है वायरलेस चार्जिंग के लिए, आप चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल स्पीडोमीटर जो इसमें आपको मिलता है 7 इंच का, ये अच्छा है, बस बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो थोड़ा सा है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। और मैं अगर इस म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो ब्राइटनेस कम है, ड्राइवर की तरफ टिल्ट जरूर है लेकिन बहुत अच्छे से टिल्ट नहीं है, थोड़ा और ऊपर की तरफ टिल्ट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, मगर वायरलेस होने के बावजूद भी बीच में थोड़े थोड़े से कभी कभी नेटवर्क छोड़ देते हैं, ये एक छोटी सी कंप्लेंट जरूर है। लेकिन आजकल मैंने सब में देखा, अभी हाल में नेक्सॉन चलाई उसमें तो खैर जाने देते, यानी ये अब बदलना चाहिए। यहाँ पर एलसीडी की जगह प्रॉपर आईपीएस ग्रेड की स्क्रीन आनी चाहिए जो अच्छा लुक लेके आए। और रही बात क्लाइमेट कंट्रोल की, उसको लेके कोई शिकायत नहीं है। वेंट भले आपको थोड़ा नीचे की तरफ डिजाइन दिखे लगते हैं, लेकिन इनकी एयर थ्रो को आप चाहे तो अपने चेहरे पर ऊपर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसको लेके। अब बात करें इसके इंजन की। इजी स्विफ्ट में आपको मिलता है 3 सिलेंडर का 1 लीटर पेट्रोल इंजन, प्रोवाइड करता है लगभग 72 PS की पावर 96 Nm टॉर्क के साथ, और इसकी ARI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है 19.7 यानी लगभग 20। और लेकिन दिया कितना ये तो बात करेंगे ड्राइव में, मगर कैसा परफॉर्म करता है इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप इसको चला कर देखें। तो आइए चलते हैं ड्राइव पर, वही आपके साथ शेयर करता हूं कि इस गियर बॉक्स के साथ इसने क्या जलवा बिखेरा। इंजन की बात करें तो सबसे पहले आप इसकी ड्राइविंग को समझते हैं। पावर कम है तो थोड़ा आसानी से यह उठती नहीं है, थोड़ा टाइम लेती है ये, लेकिन स्मूथ रहती है अगर आप इसे स्मूथ ही ड्राइव करते हैं तो। यानी अगर आप इसे अग्रेसिव ड्राइव नहीं करते हैं
तो इंजन नॉइज आपको हैरेस नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर अत्याचार किया तो वो आपके ऊपर भी अत्याचार करेगी पलट के, मतलब बदला लेगी। आपने हार्ड एक्सीलरेट किया और इसने कस के चिल्लाना शुरू कर दिया, वाइब्रेशन देना शुरू कर दिया, ये इसकी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। जबकि कंपटीशन में आने वाली गाड़ियों की अगर हम बात करें तो प्राइस वाइज तो इसका कंपटीशन एक्स्ट्रा और पंच के साथ में है, जबकि लंबाई चौड़ाई और जगह के मामले में ये इसका मुकाबला नेक्सॉन, वेन्यू और ब्रेजा के साथ में है। यानी कम पैसे में बड़ी कार का मज़ा इसके साथ मिल जाता है। तो उस मज़े को लेके मैं कहूँगा कि थोड़ी पावर कम ज़रूर है, मगर जो अच्छी चीज़ है वो ये कि पैसे भी तो कम लग रहे हैं। रही बात इस AMT की क्या खासियत है, तो अब इसको ध्यान से समझते हैं। यह AMT गियर बॉक्स जब आप इसे शुरुआत करते हैं ड्राइव मोड पे लगाकर, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यह लैग लेता है, लगभग 1 सेकंड पूरे ले लेता है। यानी आपने इसको तेज करना चाहा, स्टार्ट करके पिक लेना चाहा, तो 1 सेकंड बाद ही यह टायर को घुमा पाता है। और ये 1 सेकंड का टाइम आपको हर बार गियर चेंज करने के बाद लगता है। जैसे गियर इसका पहले से दूसरे पे जाएगा तो लगभग 1 सेकंड ले लेता है ये, लगभग 1 सेकंड। भले वो 1 से कहने को मामूली सा कम हो, 0.9 हो, लेकिन ले लेता है। और आप उसे प्रॉपर नोटिस करेंगे जब भी गियर इसके चेंज होंगे ऑटोमेटिकली, तो भी यह आपको प्रॉपर बता देता है। जैसे गियर खत्म हो जाते हैं तो पावर भी एकदम से कार से हट जाती है, और क्लच मतलब जब एंगेज होता है, और फिर जब क्लच डी एंगेज होता है तब भी इससे पावर हट जाती है, और फिर यह ऑटोमेटिकली अगले गियर पे पहुंच जाता है, और ये आपको प्रॉपर फील होता है। यानी AMT अपना काम तो अच्छे से कर रहा है, मगर थोड़ा टाइम ले रहा है, और इस टाइम को हम लोग लैग कह के बुलाते हैं। और वो लैग यहाँ पर मौजूद है, और हर गियर में, हर कंडीशन में आपको फील होता है। ज़्यादा फील होता है अगर आप उसे चढ़ाई के सतह हो, तब यह थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी बस बिल्कुल अभी मैं चढ़ के आया हूँ, तो इसलिए मैंने स्पेशली आपके साथ ये पॉइंट शेयर कर दिया। देखिए, 2 पैडल जिसे लोग ऑटोमेटिक कह के बुलाते हैं, वो हर बार ऑटोमेटिक हो जरूरी नहीं। देखिए, ये है तो AMT गियर बॉक्स ही, और AMT गियर बॉक्स एक्चुअल में मैनुअल होता है, जिसके भीतर एक क्लच भी होता है। बस उस क्लच को दबाने का काम TCU करता है, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और ये ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट इस मैनुअल ट्रांसमिशन को ही ऑटोमेटिक की तरह बिहेव करना सिखा देता है। यानी क्लच का काम वो करता है, आपको दबाना नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें क्लच होता है। ठीक है, अब यह काम अच्छे से करे तो बल्ले बल्ले हो जाती है, काम अच्छे से ना कर पाए तो थोड़ा परेशान करता है, और ये दोनों के बीच में है। थोड़ा परेशान भी करता है अगर आप हार्ड एक्सेलरेट करते हैं, स्मूथली काम करता है अगर आप स्मूथ ड्राइव करते हैं। जिसे कुछ लोग कहते हैं बुजुर्गों की ड्राइव, लेडीज़ की ड्राइव, जिनमें वो झूम नहीं होता है, शराफत से चलने वाले, वो ड्राइव में ये बेस्ट परफॉर्म करता है। फिर आपको शिकायतें कम रहेंगी इसके साथ। बाकी कोई बड़ी शिकायत नहीं है। पावर को लेके कम जरूर है, लेकिन वो परेशान नहीं करती है। आप कितने भी लोगों के साथ चलिए, चढ़ाई वढ़ाई सब कर लेती है, मतलब काम नहीं रुकने देती है। हाँ, बस ये थोड़ा लैग मुझे परेशान करता है, क्योंकि हम सबको आदत है ऑटोमेटिक को प्योर स्मूथली ड्राइव करने की। तो ये स्मूथली तभी ड्राइव होता है जब आप इसे हार्ड एक्सेलरेट नहीं करें। आइदर आपको लैग परेशान भी कर सकता है। ओवरटेक करते समय थोड़ी सतर्कता बरतें, आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी उस समय आप ध्यान से ओवरटेक करें, पहले से प्लान बनाकर ओवरटेक करें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो ये शुरुआत में थोड़ा टाइम लेगा, और अब इसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, यानी अब आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो जो ये टाइम लगा ना, इसको थोड़ा कैलकुलेट करके पहले से माइंड में रखेंगे, तो फिर आप आसानी से किसी भी कार को ओवरटेक कर पाएंगे। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी परेशान की है, वो था इसका हाई स्पीड पर ब्रेकिंग। मैं 131 किलोमीटर पर आवर पर इसको चला रहा था, और मैंने चेक करने के लिए एक बार ब्रेक लिया है, और उस 131 किलोमीटर के बाद ब्रेक ने थोड़ा टाइम लिया है। मतलब मैं चाहता था थोड़ा और पहले रुक जाए, उतना नहीं रुका। हालांकि सिटी की ड्राइविंग जो स्पीड होती है 30 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में,
तब ये अच्छा काम कर रहा था, यानी तब उस समय कोई शिकायत नहीं थी। मगर जैसे ही स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तब इसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया ब्रेक लगाने में। ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। यानी सेफ्टी में क्रैश टेस्ट रेटिंग भले 4 स्टार हो, लेकिन स्टीयरिंग, हैंडलिंग, कंट्रोल, बॉडी रोल, ये ब्रेकिंग, ये थोड़ा इस गाड़ी को पिछड़ा कर देते हैं। और बाकी कोई शिकायत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी नहीं, प्राइस के हिसाब से ही है। यानी 10 लाख की कार, 8 लाख की कार में जैसी बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए बस वैसे ही है, उससे ऊपर नहीं है। यानी अच्छी नहीं है, लेकिन आप अच्छी एक्सपेक्ट भी तो नहीं कर सकते इस कीमत की कारों के साथ में। तो जो है उससे मैं खुश हूँ ओवरऑल, मुझे बड़ी कंप्लेंट नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी, भाई देखो डिटेल में बात कर रहे हैं तो फिर डिटेल में होगी। फ्यूल एफिशिएंसी को मैं ये कहूँ कि सिटी में आपको आसानी से यह 11-13 की दे देगी अगर आप स्मूथ ड्राइव करना जानते हैं। हाईवे पे यह आपको 15 से 17 के बीच में ही दे पाएगी। इससे ऊपर की उम्मीद मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा आरपीएम पे चली जाती है, पता नहीं क्यों। एक और चीज़ है वो ये कि जब आप इसे मैनुअल चलाते हैं तो यह दूसरे गियर में 40 और 50 तक जाती है, और उसके बाद यह चौथे गियर में चली जाती है। हालांकि तीसरे में आप इसे 80-90 तक ले जा सकते हैं, और मैनुअल की तरह ही चलती है, अपने आप जल्दी गियर चेंज नहीं करती है। जब तक कि यह फुल पीक पे ना पहुंच जाए तब तक चेंज नहीं करती है, जो मेरे हिसाब से अच्छा है। तो ये उन लोगों के लिए उस कंडीशन में अच्छा है जो उन्हें ओवरटेक करना है, तो आप मैनुअली शिफ्ट कीजिए और एक गियर डाउन कीजिए, ओवरटेक करके निकल जाइए। तब लैग वैग के झंझट नहीं है इस कार के साथ। यानी तब यह बहुत अच्छा काम कर रही होती है और उस समय शिकायत नहीं होती है। और यही रीज़न है कि मैं इस कार को रिकमेंडेशन लिस्ट में रख रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ। यानी अच्छा है। चले अब कंक्लूजन पर समझते हैं कितना पैसा वसूल रहा ये इजी स्विफ्ट का खेल। इजी स्विफ्ट कितना इजी है ये तो आप जान चुके, मगर जो इम्पॉर्टेंट बात है वह होगी इसकी प्राइसिंग। अगर यह सही प्राइसिंग के साथ आए तो हो सकता है इंडियन कंज्यूमर को एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो उनके बजट में सेट हो जाए। मगर मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। 100-200 यूनिट अगर इजी स्विफ्ट के भी बिक जाते हैं पर मंथ तो यह निसान को रियली काफ़ी हेल्प करेगा। मगर अगर निसान ने इसे 500 यूनिट पर मंथ बेच दिया तो बल्ले बल्ले, फिर मैं कहूँगा उनका यह ट्राई अच्छा गया और सक्सेसफुल हो गया। इसकी प्राइसिंग का अनुमान यह है कि नॉर्मल वर्जन जो है, जो कि 6 लाख रुपए से शुरू होता है और 9,30,000 रुपीज़ के आसपास तक पहुंच जाता है, उसमें अगर इसको 60,000 रुपीज़ के आसपास की प्राइसिंग होने का अनुमान है, यानी 9.5 लाख रुपए तक यह आपको एक्स शोरूम प्राइस पर टॉप एंड वेरिएंट में मिल सकता है। और इनिशियल प्राइस इसकी स्टार्ट हो सकती है 7 लाख से थोड़ा पहले से, अगर बेस वेरिएंट के साथ कंपनी ने रियली ईमानदारी के साथ इसको प्रोवाइड किया तो। और मेरे अंदाज वो ज़्यादा बेटर डिसीजन रहेगा। बाकी तय करना काम निसान का है, हमने अपनी बात रख दी कंज्यूमर के फेवर में। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।